और समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। ये डील कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर हुई थी। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अखिलेश ने आईपैक के साथ करार से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अखिलेश का कहना है कि आईपैक के साथ आगे काम करने के लिए उनकी पार्टी के पास अभी फंड नहीं है। समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपना नाता तोड़ लिया है। आईपैक बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन देख रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने आईपैक के साथ कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन पार्टी के पास अभी फंड नहीं है। कई दूसरी कंपनियों के साथ काम करने पर भी विचार कर रहे हैं, फैसला बाद में होगा। किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहाँ आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर आप। फिर एक एबीएम कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ निगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो एक 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए आप। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपने संगठन के लोगों के फीडबैक के आधार पर टिकटों का वितरण और बूथ मैनेजमेंट करेगी। अखिलेश यादव ने करीब 2.5 महीने पहले इलेक्शन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया से जुड़ा काम आईपैक कंपनी को दिया था, जो अब वो काम नहीं करेगी। आईपैक की टीम उन सीटों पर एसपी के लिए काम कर रही थी जहां पिछली बार हार का अंतर बहुत कम था। कुछ महीने पहले ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। जिस दिन कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापे पड़ रहे थे और ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी, उस दिन समाजवादी पार्टी ऑफिस में आईपैक कंपनी अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। क्योंकि फंड है नहीं, फंड आने नहीं देंगे लोग। उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो संस्थाएं। अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी नहीं आने देंगे लोग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो बीजेपी ले लेती सब। बाकी धार्मिक चंदा बचता है, वो धर्म के नाम पे ले, तो वो उद्योगपति भी कैसे दें बताओ? हम लोगों के लिए बचा ही नहीं उनके पास देने के लिए। आईपैक ने सबसे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया था। इसके बाद इसने कई राज्यों में अलग अलग दलों के साथ चुनावी रणनीति बनाई। इनमें से अधिकतर चुनावों में उन पार्टियों ने जीत दर्ज की जिनके साथ आईपैक ने काम किया। 2014 में बीजेपी के लिए शुरुआती रणनीति बनाई। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की जीत हुई। 2017 में पंजाब में कांग्रेस की जीत हुई। 2019 में आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस की भारी जीत हुई। 2021 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके की जीत हुई। आईपैक भारत की सबसे प्रभावशाली चुनावी कंसल्टेंसी है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाकर सरकारें बनवाई। अब विवाद, जांच और राजनीतिक अविश्वास के चलते इसके मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां थलपति विजय की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। क्या वो पेंच है, समझाते हैं आपको। तमिलनाडु में दरअसल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है थलपति विजय की पार्टी। टीवीके ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। टीवीके को 118 सीटों की जरूरत होगी और कांग्रेस ने विजय की पार्टी को समर्थन दे भी दिया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में 5 सीटें जीती हैं और अब टीवीके के पास कुल 113 सीटें हो गई हैं। अभी भी बहुमत के लिए उन्हें 5 सीट और चाहिए। एआईएडीएमके का समर्थन टीवीके मांग सकती है। वहीं छोटे दलों से भी बातचीत हो सकती है टीवीके की। टीवीके के चीफ थलापति विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अलकेरर से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। सरकार बनाने के लिए टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, लेकिन अब भी टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया और ऐसे में विजय की पार्टी एआईएडीएमके का समर्थन भी मांग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस समर्थन वापस ले सकती है। ऐसे में विजय थलापति के पास एक और विकल्प है। क्या है वो विकल्प, रिपोर्ट में देखिए। टीवीके चीफ थलापति विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की है और विजय राज्यपाल से मिलने लोक भवन पहुंचे। टीवीके ने 108 सीट जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटें चाहिए। टीवीके को बहुमत हासिल करने के लिए अभी 10 और विधायकों की जरूरत है। उधर सरकार बनाने के लिए टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके के साथ सशर्त गठबंधन करने का फैसला कर लिया है, जिसमें कैबिनेट पदों और कुछ बोर्डों की अध्यक्षता जैसी मांगे शामिल हैं। तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, लेकिन अब भी टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। टीवीके को अब भी सरकार बनाने के लिए 5 सीटों की जरूरत है। ऐसे में विजय की पार्टी AIADMK का समर्थन मांग सकती है। AIADMK के पास 47 सीटें हैं। अगर टीवीके और AIADMK साथ आ जाते हैं तो विजय की पार्टी को बहुमत मिल सकता है, लेकिन AIADMK के साथ आने से कांग्रेस का समर्थन वापस हो सकता है। उधर राज्य में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण का कांग्रेस के रुख पर उसके पूर्व सहयोगी DMK ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। DMK ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दे दिया है। टीवीके चीफ विजय ने दिसंबर 2025 में एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहकर पूरी तरह खुद को राजनीति में झोंक दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय की टीवीके सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज बात होगी बंगाल की, जहां सरकार बनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है बंगाल में कौन मुख्यमंत्री होगा। हर बार की तरह क्या इस बार भी बीजेपी चौंकाएगी या फिर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग जाएगी? चलिए आपको बताते हैं बंगाल में नई सरकार को लेकर आखिर तैयारी क्या है। तो 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पहले 8 मई को विधायक दल की बैठक भी होगी। विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया और उड़ीसा सीएम मोहन चरण सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बता दें नवनिर्वाचित विधायकों के साथ वो बैठक भी करेंगे। सीएम कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय लेंगे। तो बता दें आपको बंगाल में 9 मई को और शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगेगी। तो पश्चिम बंगाल सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शेड्यूल तय हो गया है। बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी पहुंचेंगे। और शपथ ग्रहण की तैयारी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शेड्यूल तय हो गया है। बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। इससे पहले 8 मई को दोपहर करीब 3 बजे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के नामों पर अंतिम निर्णय लेंगे। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी पहुंचेंगे। एक तरफ नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद हालात एक बार फिर तनावपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी की करारी हार के बाद कानून व्यवस्था को चुनौती देने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। कोलकाता में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी ने सीधे तौर पर टीएमसी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की आशंका को लेकर आधी रात में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हालात बिगड़ने से पहले ही काबू किया जाए। जीरो वायलेंस सुनिश्चित करने के लिए अब जमीन पर एक्शन शुरू हो चुका है।
लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे, पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहां थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। একটা মার্ডার হয়েছে, এটা ইন্টার গ্যাং রাইভেলরি মতন আছে, কোনো পলিটিক্যাল কানেকশন নেই। কোন অ্যারেস্টেড একটা লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, ওখানে আরো নাম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ডিটেন হয়েছে। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के दफ्तर पर पुलिस ने छापेमारी करके धारदार हथियार बरामद किए हैं। गुटियारी शरीफ के नारायणपुर में टीएमसी के दफ्तर से हथियार बरामद हुए हैं। 9 धारदार हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि ये हिंसा टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो भी चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं सबके साथ, कोई भी हिंसा बर्दाश्त पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था वो कभी रिपीटेशन नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका चरित्र अलग है, इसका विचारधारा भी अलग है। तो पुलिस को भी बोला गया है कि इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमारा कार्यकर्ता होगा, ये भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। बंगाल में जब से नतीजे आए हैं तब से हिंसा का दौर देखने को मिला है। अब देखना होगा कब तक इस पर लगाम लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।